सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों पर करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग चौथे भाव से संबंधित फलादेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर चौथे भाव में दो राशियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि चौथे भाव में कौन कौन सी राशियां, तो मीन राशि एवं कन्या राशि पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और कई सदस्यगण थे, उनको इच्छा थी दूसरे किसी अन्य राशियों पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जाए। तो यदि किसी सदस्य को चौथे भाव में किसी खास राशि की पर आधारित चर्चा करने की मन में इच्छा हो तो अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उस राशि पर चर्चा की जा सके। या विषय वस्तु आगे बढ़ाया जाए। शायद हमारी आवाज को आप लोग नहीं सुन पा रहे। जी गुरु जी। गुरु जी मकर राशि पे कर रहे हैं। मकर राशि, जी गुरु जी। चलिए, यदि चौथे भाव में मकर राशि होता है तो यहाँ पर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि चौथे भाव में मकर राशि है तो लग्नेश इनके मित्र होते हैं और लग्नेश के यहाँ मित्र हो जाते हैं। मकर राशि यदि चौथे भाव में है तो ये, अब यहाँ पर देखा जाए शनिदेव, सामान्यतः शनिदेव जो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, शनिदेव को धरातल से जुड़ा हुआ ग्रह कहा जाता है। धरातल से जुड़ा हुआ कहा जाता है। साथ में ये लग्नेश के मित्र भी हैं। साथ में ये लग्नेश के मित्र भी हैं। दोनों एक दूसरे को मित्र भी मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि धरातल से जुड़े हुए साथ में यह कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं। चौथा भाव मन का खुशी भी है। चौथा भाव मन की खुशी भी है। और शनि को सेवक का उपाधि दिया गया है। तो सेवक तो कोई भी काम करता है तो शुरू से प्रारंभ करता है, छोटे स्तर से प्रारंभ करता है। तो इनको छोटे स्तर से काम करके बड़े स्तर तक पहुंचने में इनको आनंद मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के संतान उत्तम होते हैं, इनके मन के लायक होते हैं, क्योंकि चतुर्थेश एवं पंचमेश दोनों एक ही ग्रह बनते हैं। यानी कि जैसा मन वैसा प्रथम संतान, क्योंकि दोनों का राशि के स्वामी एक ही बनते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि तुला लग्न वाले या जिसके चौथे भाव में मकर राशि होती है, यह मन का सुख है। यह मन का सुख भाव है, परंतु यह दाम्पत्य जीवन की कर्म भूमि भी है। दाम्पत्य जीवन की कर्म भूमि है। तो दाम्पत्य जीवन के कर्म भूमि में जो राशि बनी हुई है वह दाम्पत्य जीवन के भाव में जो 1 नंबर की राशि है, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो मंगल शनि को तो सम मानता है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है। शनि मंगल को शत्रु। तो दाम्पत्य जीवन में यदि मंगल की स्थिति अच्छी ना हो, शनि देव शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त ना हो, चौथा हो, तो दाम्पत्य जीवन मत भेद होता है। खास करके मकर लग्न जिसकी कुंडली में चौथे भाव में होता है, तो पंचम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि बनती है और पंचम भाव के कर्म भूमि में मंगल की राशि बनती है। पंचम भाव पेट का है
और उसकी कर्म भूमि दूसरा भाव, यानी कि मुंह भोजन हो गया। तो दोनों में, पेट पाचन तंत्रों में और हमारे भोजन के आदतों में मेल ही नहीं हो पाता। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि अगर शनि खराब हो तो पेट से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं बनती है। बन सकती। और वैसे इनका जीवन, मानसिक स्थिति या घरेलू सुख या मैत्रीपूर्ण माहौल, चौथे भाव से लोकप्रियता भी देखा जाता है। और शनि लोकप्रियता के कारक भी हैं, शनि लोकप्रियता के कारक भी हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्रों का पूर्ण सहयोग भी मिलता है और इनके पास में सच्चे मित्र भी होते हैं, इनके पास में सच्चे मित्र भी होते हैं। अच्छा, अब जिन्होंने कहा था कि मकर राशि पर चौथे भाव में जो चर्चा होनी है थोड़ा सा बतलाया जाए, तो जो हम लोगों ने चर्चा किया वह कुंडली पर कितना प्रतिशत लागू हो रहा है? हाँ जी गुरुजी, 100% लग रहा है। चलिए, और कोई सदस्य? आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। चौथे भाव में, चौथा भाव केंद्र भाव है। अब पढ़ते हैं कि केंद्र में भाव में बने हुए किसी किसी ग्रहों पर आधारित कि चौथे भाव में कौन से ग्रह होंगे तो कैसे फल दे सकते हैं। तो चौथे भाव में यदि कोई भी ग्रह होता है तो यह केंद्र भाव है। केंद्र भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे ही फल देते हैं, परंतु उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब यहीं पे अगर मकर राशि ही हो, कुंडली में मकर राशि हो और सूर्यदेव अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे, सूर्यदेव, तो एक तो अपने कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि का फल देता ही है। तो अगर चौथे भाव में है तो इनकी नीच राशि केंद्र भाव में, लग्न भाव में पड़ गया। इनकी दृष्टि मित्रवत पड़ रही है दसम भाव में, इनकी मित्रवत दृष्टि दसवें भाव में, और यह 11वें भाव के स्वामी हैं और अपने भाव से छठे भी बैठ गए। तो 20 भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भी बैठ जाए और शत्रु राशि में भी बैठा हो तो दो प्रकार से खराब हो गया ना। जी गुरु जी। एक तो भाव का स्वामी अपने से छठे हो गया आय के लिए, दूसरा अगर बैठा भी तो शत्रु राशि में, तो आय में थोड़ी सी कमी हो। परंतु 10वां भाव अच्छा हो जाने के कारण सूर्य की जो दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, यह मित्रवत स्थिति है। सूर्य पिता के भी कारक हैं और पिता वाले भाव पर दृष्टि भी है, तो पिता से सुख। ऐसे व्यक्ति नौकरी भी करता है, अस्थाई आय के स्रोत भी बनते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो आय देते हैं, काम देते हैं, उसमें अस्थायित्व होता है, उसमें अस्थायित्व होता है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य देव के दसम भाव पर मित्रवत दृष्टि यदि पड़ती है तो सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। परंतु माता से संबंधित सुख, अस्थाई संपत्ति से संबंधित सुख, यानी भूमि भवन इत्यादि का सुख कम होता है। लेकिन अगर व्यक्ति, अब यहाँ पर देखा जाए 11वें भाव का स्वामी दसम भाव में आया, यानी कि एक उपचय भाव का स्वामी अपने भाव से छठे आ गया, संघर्ष भाव में आकर के कर्म भाव को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए, भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए।
और आप लोग जितने भी सदस्य हैं, कोई भी व्यक्ति के कुंडली के चौथे भाव में यदि कोई ग्रह हो तो बोले। आप लोगों में से किसी के चौथे भाव में सूर्य देव हैं? नहीं है। चंद्रमा? जी गुरु जी। चंद्रमा है। तो चंद्रमा किस राशि में है? कर्क राशि। अगर यहाँ पे कर्क राशि चौथे भाव में बनती है तो यहाँ पर 4 नंबर की राशि हो गई। ये तो स्व राशि के हो गए चंद्रमा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यह सामान्यतः यह सूत्र है, सामान्यतः यह सूत्र है कि कोई भी ग्रह यदि स्व राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देता है अपने भाव के लिए। चौथा भाव मन के स्थिरता का भी है। सूर्य देव की स्थिति कहाँ है? चंद्रमा के फल को समझने के लिए, फलादेश करने के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य के अगल बगल में चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं और अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते, चाहे वह उच्च के ही क्यों ना हो, चाहे वह उच्च के। तो सूर्य देव की स्थिति कहाँ है, किस भाव में है? अष्टम में, वृश्चिक राशि। अष्टम में है सूर्य देव, वृश्चिक राशि के। तो यहाँ पे चंद्रमा शुभ हो गए, यहाँ पे चंद्रमा शुभ हो गए। लेकिन चंद्रमा ममता प्रधान ग्रह है। चंद्रमा स्नेह एवं ममता प्रधान ग्रह है। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव में शनि की राशि है। शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति, चाहे आप ही चाहे कोई भी, यदि चंद्रमा स्व राशि का हो तो यह व्यक्ति अपने पिता का, हालांकि सभी व्यक्ति अपने पिता का आदर करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति कुछ विशेष ही अपने पिता का आदर करने वाला होगा। साथ ही लेकिन जितना वह आदर करता है, जितनी उपेक्षा करता है कि हमें भी प्रेम मिले पिता का, तो किसी न किसी कारणवश डांट फटकार मिलती है, मिलने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो माता से तो पूर्ण सुख हो गया, पिता से कह सकते थोड़ा अनबन। हम कह सकते हैं चौथा भाव में स्व राशि का ग्रह अच्छी स्थिति का है तो चौथे भाव से भूमि भवन संपत्ति इत्यादि का पर्याप्त सुख का मतलब ये हुआ कि जन्म के समय से ही जो घर की स्थिति है थोड़ी ठीक ठाक है। साथ में अपने कमाई के अनुसार अस्थाई संपत्ति की भी वृद्धि का होना। लेकिन अत्यधिक उद्यम करने पर भी लाभ का कमी हो जाना। क्योंकि 11, 12, 1 लाभ का कमी क्यों? शनि लाभ स्थान का स्वामी, 11वें का स्वामी शनि। चंद्रमा की स्थिति ठीक है। अस्थाई संपत्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आय चाहिए भरपूर, बचत चाहिए। मतलब कि अस्थाई धन की वृद्धि करने में, संपत्ति की वृद्धि करने में किसका सहयोग चाहिए? धन और लाभ स्थान 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी का सहयोग चाहिए, तभी तो चौथा भाव विकसित होगा ना। जी। यहाँ तो 11वें एवं दूसरे भाव के जो स्वामी हैं ये दोनों ही चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो अस्थाई संपत्ति
बढ़ाने में थोड़ी समस्याएं, बढ़ाने में थोड़ी समस्याएं। आप जहां काम करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, वहां पर जो आपसे सीनियर होते हैं उससे थोड़ी अनबन भी होने की संभावना है, कि जितना आप काम करते हैं उस सापेक्ष में जितनी आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उससे थोड़ा कम प्रतिष्ठा का मिलना हो सकता है, क्योंकि देने वाले तो 10वें भाव के स्वामी हो गए प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठा यश के तो भाव यही है, तो इसके स्वामी शनिदेव चंद्रमा को शत्रु मानते, इसलिए थोड़ी कम। लेकिन परिवार के लोग, घर के परिवार के, आपकी वार्तालाप ठीक रहती है, आपके लोग प्रसन्न रहते हैं, थोड़ा पिता के द्वारा डांट प्रकार मिलने की संभावना बनती है। अच्छा, अब बोले जो हम लोगों ने चर्चा किया वह आपके कुंडली पर कितना प्रतिशत लागू होता है? बहुत। चलिए, अन्य कोई सदस्य के चौथे भाव में कोई ग्रह हो तो बोले। गुरुदेव शनिदेव। हाँ जी, शनिदेव। शनिदेव किस राशि में है? कर्क राशि। कर्क राशि में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि, शनि यहाँ पर है, इनकी दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ी और यहाँ भी पड़ी। मेष लग्न की कुंडली हो गया, शनि की दृष्टि लग्न पे नीच का हो गया, शनि की दृष्टि लग्न पर नीच की। तो जब लग्न पर ही नीच का हो जाए तो थोड़ा सा खराब तो हो ही गया, थोड़ा खराब, सूर्य वहां पर ही, थोड़ा खराब हो ही गया। एक तो पहले किसी भी ग्रहों का फल पढ़ने समझने से पहले हम लोग उसकी स्थिति को देखते हैं, यह दशमेश एवं एकादशेश भी है। तो जब कोई भी, अब यहाँ पर शनिदेव पापक ग्रह तो है, 10वें भाव में इनकी एक राशि पड़ जाने से इनमें शुभता तो आ गई, परंतु 11वें भाव के स्वामी होने से पुनः इनका पापत्व गुण तो आ ही गया। तो एक पापक ग्रह शत्रु राशि में बैठ जाना, इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर और 10वीं दृष्टि लग्न पर। अब यहाँ पर शनिदेव, भले ही चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन शनि तो चंद्रमा को शत्रु मानता है। फल देने वाले तो ग्रह हैं, फल देने वाले ग्रह हैं। व्यक्ति लेना तो चाहता है, व्यक्ति चंद्रमा है लेना चाह रहा है, यानी कि व्यक्ति लेना तो चाहता है परंतु शनिदेव दे नहीं रहे, यानी कि माता हो, घरेलू बातें हो, भूमि भवन संपत्ति हो, इस सब का पूरा। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है और मित्रवत राशि हो गई, यानी कि शनि बुध को मित्र मानता है। इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ जो बनी तो हम छठा भाव जो प्रतिरोधियों का है, प्रतिद्वंदियों का है, तो प्रतिद्वंदी उतना आगे नहीं बढ़ पाते, यानी कि प्रतिद्वंदियों पर प्रभाव रहता है। पिता से मेलजोल या पिता तुल्य व्यक्तियों से मेलजोल अच्छा रहता है। शनि की यहाँ पर 10वें भाव पर दृष्टि होने से और स्व राशि की दृष्टि होने से मेलजोल अच्छा होता है। लेकिन इनकी नीच की दृष्टि लग्न पर पड़ने से यह जो आप कहेंगे, सूर्य देव लग्न में सूर्य गुरु केतु भी है। ठीक है, चलिए सूर्य गुरु केतु योगी, तो गुरु थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, गुरु थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, सूर्य भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 9मेश एवं पंचमेश है, यह तो राजयोग बना, आय के लिए ठीक ठाक है। परंतु शनिदेव जो देख रहे हैं तो, और वो भी नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, सूर्य देव 1 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो इनकी दृष्टियां अगर वहां नीच की पड़ रही है तो वह भंग भी हो जा रहा है, तो वह तो राजयोग की तरफ लेकर जा रहा है।
लेकिन अन्य चीजों में जैसे कि चेहरा की सुंदरता में कमी करते हैं। यदि शनि की नीच की दृष्टि पड़ जाए व किसी भी प्रकार की दृष्टि शनि पड़ती है लग्न पे, तो थोड़ी सुंदरता में कमी करते हैं। एवं अनावश्यक शनि जब लग्न पर देखते हैं तो यहाँ पर तो नीच की दृष्टि हो गई, अनावश्यक कुछ मानसिक चिंताओं को भी देते हैं। अनावश्यक समय बीत जाता है तो बाद में अफसोस होता है कि हमने बेकार ही चिंता किया। जितना हम चिंता कर रहे थे उतना तो बड़ी बात, जितना हम सोच रहे थे उतनी बड़ी बात थी नहीं, बाद में अफसोस होता है। ऐसी स्थितियां बनती है। तो क्या यह अभी जो हम लोगों ने जो चर्चा किया, क्या आपके कुंडली पे यह प्रभावी है? कितना प्रतिशत लागू हो रहा है गुरु जी, अच्छी प्रतिशत तो है। चंद्र भी चलिए 12 में, द्वादश में। ठीक है। यह तो कुछ कमी जो हो रही है वह लग्न में सूर्य की उच्च की स्थिति, जो पंचमेश हैं उनकी उच्च का होकर के लग्न में बजाना और भाग्य भाव के स्वामी के साथ में होना, यह सूर्य गुरु नवमेश एवं पंचमेश की युति, यह अपने आप में महान राजयोग है। जो आपके कुंडली में चौथे भाव में जो शनि है, जो उनकी स्थिति है, वह अगर अशुभ फल दे रहा है उसको कुछ अच्छा बना रहे हैं। तो उपाय करने की जरूरत है। नहीं, उपाय करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। अगर सूर्य देव लग्न में नहीं होते तो उपाय करने की खास जरूरत थी, लेकिन नहीं। शनि के अंशात्मक मान और सूर्य के अंशात्मक मान में ज्यादा दूरियां तो नहीं है। अगर ज्यादा दूरियां अगर है तो एक ही उपाय बनता है, जो बहुत ही अच्छा एवं सरल भी है। अपने परिवारजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति या परिवारजनों के प्रति जो आपका दायित्व है, उस दायित्वों का निर्वहन आप सही ढंग से करें और समय से पूर्व कर दें। समय से पूर्व कर दें, फिर तो और अच्छा हो जाएगा। फिर और शनिदेव अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे। और बड़े प्रेम पूर्वक करें, बड़े जी प्रेम बस, पूर्वक। हाँ, प्रेम पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करें। आप देखते होंगे, आप मिलाए होंगे, जीवन बड़ा लंबा है और आप भी वयस्क हैं। आप अपने जीवन के इस लंबे दिनों में जब जब आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन बड़े प्रेम से करते हैं, उतने दिन आपके मन में बड़ा सुख शांति मिलती है। जी गुरुदेव। ना, जी जी। जहाँ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाती है या आपसे छूट जाता है तो थोड़ा मानसिक चिंता और बढ़ जाता है। जी तो हो गया शनि का उपाय। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़े, या और कोई सदस्य अगर अपनी बात रखना चाहते हैं कि किस राशि कौन से ग्रह हैं चौथे भाव में, तो उस पर कायदा हम लोग केवल समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह कैसे हो। गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा कि लग्न पे मतलब शनि की दृष्टि होगी तो चेहरे पे फर्क आएगा, मतलब सुंदरता में। और हाँ, शनि भी अगर लगन में हो तब भी वही रिजल्ट रहता, अलग हो जाता है उससे। नहीं, तब अगर शनि लग्न में हो और अच्छे स्थिति का हो, यानी कि अपने स्वराशि या उच्च राशि को का हो, तो सुंदरता में कमी नहीं होता, रंग बदल जाएगा। अच्छा, ऐसी बातें तो नहीं है ना कि सभी आदमी एक ही रंग के होते हैं। कोई थोड़े सांवले होते हैं, कोई थोड़ा उजले होते हैं, कोई थोड़ा गेहुआ हुआ, रंग तो अनेक अनेक होता है ना। जी तो लग्न में यदि शनि देव है, लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में है, तो थोड़ा सा तो शनि देव का अपना रंग दिखेगा ना। जी जी। लेकिन आजकल तो बाजार में ढेर सारी ऐसी दवाइयां या वैसे चीज चल दिए हैं कि लोग रंग बदल जाते हैं। बदल देते हैं। और चाहे काला आदमी ही क्यों ना हो, अगर लंबे दिनों तक वह सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलेगा तो वैसे भी गोरा हो जाता है, वैसे भी। बराबर। तो अब हम लोग आगे बढ़े, या और कोई सदस्य अपनी ग्रह के बारे में पूछेंगे? गुरुजी, मेरे चतुर्थ भाव में मकर लग्न है और वहां गुरु बैठा हुआ है। 10
10, तब यहाँ 7 हो गया ना। नहीं गुरुजी, तुला लग्न की कुंडली है, मकर राशि में। 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में यहाँ पर है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ मकर राशि में है, यहाँ मकर राशि में है। मकर राशि में है। इनकी स्थिति क्या हो गई, एक तो ये नीच के हो गए, एक यह नीच के हो गए, साथ में यह किस किस भाव के स्वामी हो गए, तो यह तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी हो गए, जो दोनों ही भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। अकारक ग्रह, एक तो कुंडली का अकारक ग्रह, दूसरे में नीच के। दूसरे में नीच के। स्थिति तो अच्छी हुई नहीं। इनकी दृष्टि, इनकी जो दृष्टि है यह अष्टम एवं एक द्वादश, इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, और इनकी दृष्टि दसम भाव पर चली। लेकिन है तो नीच के, है तो नीच के। तो एक यह बड़े भाई के भी कारक हैं, दूसरे संतान के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, यानी कि वैसे ढेर सारे विषय वस्तुओं सुखों के भी कारक हैं। हम सुखों की कारक इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा भाव धन होता है, 5वां भाव संतान होता है, यदि महिला की कुंडली है तो 7वां भाव पति का कारक, 9वां भाव भाग्य का कारक, 10वां भाव कर्म का कारक, 11वां भाव आय और बड़े भाई का कारक। इतने भावों के कारक होकर के यदि केंद्र में ही नीच के होकर बैठ गए तो सामान्यतः जीवन के हर क्षेत्रों में, सामान्यतः जीवन के हर क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कमी प्रभाव डालेंगे। परंतु हाँ, प्रभाव तो डाल ही देंगे। यहाँ घरेलू सुख भी थोड़ा अल्प हो जाएगा। अस्थाई संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे वो भी नहीं, अस्थाई संपत्ति पर भी। माता के सुख में गुरुजी थोड़ा कमी करेंगे। हाँ, वो भी कमी हो जाएगा। साथ ही छठा भाव जो विरोधियों का भाव है, छठा भाव जो विरोधियों का भाव है, विरोधी भाव का स्वामी नीच का हो जाना, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से भय बने रहना। अगर व्यक्ति अपना कोई व्यवसाय कर रहा है, चाहे वह स्कूल खोल के चला रहा हो या अपना दुकान कर रहा हो, तो अपने से सीनियर या अपने साथ के दुकानदारों से हमेशा भाई कि हाँ फलना दुकानदार अब हम पर हावी हो रहा है, स्कूल चला रहा है तो फलना स्कूल वाला हमसे हावी हो रहा है, यानी कि प्रतिद्वंदियों से भय हो, क्योंकि प्रतिद्वंदी भाव के स्वामी नीच के हो गए। परंतु यह आयु लंबा देते हैं, क्योंकि एक तो अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि, यहाँ भर भी शुभग्रह, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से यह आयु को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे दिनों तक एक राशि में रहते हैं, लगभग 1 वर्ष तक। ऐसा कहा गया है गुरुजनों के द्वारा, और सभी पुस्तकों का सारांश यह है कि अष्टम भाव पर लंबे अवधि तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति या दृष्टि आयु को लंबा बनाता है।
और सामान्यतः देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चाहे जिस भाव पर पड़े, उस भाव पर लंबे दिनों तक समस्याएं नहीं रहती। लंबे दिनों तक समस्याएं नहीं रहती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्यतः उतना गंभीर बीमारी लंबा होने की संभावना है। दूसरा, 12वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की शत्रुवत दृष्टि। देव गुरु बृहस्पति बुध देव को शत्रु मानते हैं और वह यहाँ भी बुध देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध देव को, हालांकि समझ बढ़ाने का काम तो बुध देव ही करते हैं, समझ बढ़ाने का काम बुध देव करते हैं, परंतु स्वयं ये वयस्क नहीं है, अपरिपक्व है। बुध देव को अपरिपक्व कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी आयु बहुत कम है, बचपना है। तो बचपना में किसी को परिपक्वता रहता है क्या? नहीं रहता। तो एक तो यहाँ पर 12वें भाव में जीव ग्रह की राशि है, उसमें बचपना का स्वभाव। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति खर्चीले ग्रह है, खर्च करवाते रहते। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि खर्च की अत्यधिकता, परंतु इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ी 10म भाव पर उच्च की, इससे यह भी हुआ कि व्यक्ति जो भी काम करेगा, लाभ चाहे हो ना हो, लेकिन कार्यों से उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है और कार्यों के अनुरूप जितना ही काम हो पाता है उसके अनुरूप पैसे भी। लेकिन समस्याएं तो आती है। यह देख भी रहे हैं उच्च दृष्टि से, परंतु ये तो है तीसरे और छठे अकारक बन के देख रहे हैं ना। इसलिए तो इस स्थिति में तीसरे भाव का उपाय करना चाहिए। इस भाव का उपाय करना चाहिए, तीसरे भाव का उपाय करना चाहिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में। क्या उपाय करेंगे गुरुजी? अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं, दूसरे से ज्ञान न लेकर अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं, अध्ययन करते हुए, अपने गुरुजनों से विचार विमर्श करते हुए, अपने ज्ञान रूपी स्किल का उपयोग करें तो बहुत बेहतर होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह किसी से पूछेंगे नहीं, वो किसी व्यक्ति से पूछेंगे नहीं, अपना आत्म मंथन चिंतन ही नहीं करेंगे और दूसरे को जो काम करते हुए देखते हैं उसी का अनुशीलन कर लेते हैं, उसी का अनुसरण कर लेते हैं। तो यदि हम दूसरे का अनुसरण करते हैं तो और तीसरा भाव खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की राशि है। और तीसरे भाव के 10वें भाव में बुधदेव की राशि है, जो बुधदेव अनुशीलन के कारक हैं। बुधदेव अनुशीलन के कारक। अनुशीलन का मतलब, हम अनुशीलन के कारक पुस्तकों में नहीं वर्णित है, लेकिन पुस्तकों में तो यह वर्णित है ना कि बुधदेव जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके रूप गुणों के अनुसार फल दे देते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। शुभग्रह के साथ में तो शुभग्रह बन जाते हैं, पापग्रह के साथ में है तो पापग्रह बन जाते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में अनुशीलन के कारक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी गुरुजी। तो फिर तो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की नकल करेगा अपने कार्यों में, फिर तो समस्या ही समस्या है, क्योंकि खर्च भी अधिक होगा, समस्याएं भी आती जाती रहेगी, जबकि देव गुरु बृहस्पति अनुशीलन के कारक नहीं है। इसका उपाय यह बहुत ही उत्तम है। धीरे धीरे थोड़ा समय तो लगता है, 2-4-6 महीने, लेकिन व्यक्ति स्ट्रांग होता चला जाता है, व्यक्ति के पास में ज्ञान काफी बढ़ता चला जाता है और ज्ञान के आलोक में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो अब यह बताइए, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, उनके कुंडली पर यह कितना प्रतिशत लागू हो पा रहा है? गुरुजी 100%।
चलिए, तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपने चिंतन मंथन से कोई भी काम का उपयोग करें, तो चिंतन मंथन करें स्वयं को। नहीं है तो आपसे जो सीनियर है, जो आपके स्वजन हैं और आपसे सीनियर है, उससे विचार विमर्श करें। सीनियर से विचार विमर्श करके उस पर अनुशीलन करने को हम अनुशीलन नहीं कहते, उसको तो शिक्षा प्राप्त करना कहेंगे ना। जी गुरु जी गुरुजी। लेकिन हमारे अग्रज जन या हमारे गुरुजन जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम को बगैर उनसे भी विचार विमर्श किए हुए यदि हम उस पर अमल करते हैं, तब तो वह अनुशीलन हो गया। फिर आपने तो 12वें भाव का काम कर लिया, तो खर्चा और बढ़ेगा, समस्याएं तो ज्यों की त्यों ही रह जाएगी। जी गुरुजी। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़े हैं। जी गुरु। अब आते हैं, थोड़ा राहु पर भी चर्चा कर लेते। जब सभी ग्रहों पर चर्चा हो रही तो राहु पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राहु देव अचानक आकस्मिकता के कारक हैं। राहु देव के बारे में ऐसा कहा गया है कि राहु देव जब अपना स्वतंत्र फल कभी नहीं देते, राहु देव अपने स्वतंत्र फल कभी नहीं देते हैं। वह जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह से युक्त दृष्ट होते हैं, उस ग्रहों का गुण धर्म कुछ अपना ही लेते हैं। उस ग्रहों का कुछ गुण धर्म अवश्य अपना लेते हैं। लेकिन चौथे भाव में सामान्यतः राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि राहु देव दिग्भ्रमित करते हैं। और यह भाव जो है स्थिरता का है, यह भाव स्थिरता का है। और राहु देव आकस्मिकता भी है, एकाएक, जबकि चौथा भाव गंभीरता का भी है। तो क्या दोनों में, राहु में और चौथे भाव के गुण धर्मों में विषमताएं हो गई या समानता हुआ? अगर राहु देव चौथे भाव में हो और पापग्रह की राशि में हो, तो भौतिक सुख सुविधाएं, माता इत्यादि सबके प्यार मोहब्बत में कमी। भौतिक सुख सुविधाओं का साधन या 7वें इसका 10वां बनता है, इसलिए हमने कह दिया कि भौतिक सुख। यह व्यक्ति को जैसा चौथा भाव मन का है, और संतोष व्यक्ति के मन में ही होता है। और राहु संतोषी तो है नहीं, राहु तो आकस्मिकता, एकाएक कुछ ना कुछ आते जाना। तो हम कह सकते हैं कि चौथे भाव में अगर है तो यह थोड़ा सा असंतोषी पता। राहु देव को जैसे देव गुरु बृहस्पति उदार स्वभाव के पारदर्शी ग्रह हैं, उदार, नियमानुकूल, धर्मानुकूल, नियमों की प्रकाष्ठा, उदारिता का प्रकाष्ठा, पारदर्शिता का प्रकाष्ठा देवगुरु बृहस्पति है। ठीक उसी प्रकार राहु तो छल प्रपंची ग्रह है। राहु प्रपंची ग्रह अगर छठे भाव में राहु हो जाए तो प्रतिद्वंदियों के साथ खिलाफ योजना बना करके पीठ पीछे भी करेगा, क्योंकि प्रपंच रचेगा ना। तो हम कह सकते हैं यदि चौथे भाव में अशुभ राहु हो तो व्यक्ति को थोड़ा कपटी स्वभाव का बना सकता, मन में हमेशा असत्य विचारधारा ला सकता है। स्वजन, इनके जो मित्र होंगे उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को ऐसे से व्यक्ति से मेल ही नहीं होगा। लेकिन मेष राशि हो, वृष राशि हो, कर्क राशि हो, इन राशियों में राहु देव थोड़े अच्छे फल देते, थोड़ा। राहु चौथे भाव में हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो माता से संबंधित कष्ट तो यदि चौथे भाव में राहु हो और स्वराशि का हो,
तो थोड़े अच्छे फल दे देता है, थोड़े अच्छे फल भी दे देता है। चौथे भाव में मंगल भी हो और राहु भी हो, यह अंगारक योग तो बनता ही है। चला, हालांकि मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाता है। चाहे किसी भी भाव में चौथे भाव का अंगारक योग थोड़ा विशेष ही नुकसानदायक हो जाता है, या बड़ा जल्दी आवेश को दे देता है, मन में आवेश को दर्शाता है। अगर उस स्थिति में राहु मंगल की युति चौथे भाव में हो, अंशात्मक मान दोनों में करीब हो, और चंद्रमा भी कहीं खराब होकर के पीड़ित हो, चंद्रमा क्षीण हो, पापग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो मन भी खराब, तो मन भी खराब। और यहां पर देखा जाए, यह दूसरे भाव का हाथ है, सातवें भाव का कर्म है, और दूसरा भाव भी मारक भाव है, सातवां भाव भी मारक भाव है। राहु विष का कारक भी है। चंद्रमा खराब हो गया, मतलब कि क्षीण हो गया, खराब हो जाए, और मन में गुस्सा वाली योग बन जाए, तो एकाएक कुछ भी हो सकता है, जिसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छी लगी होगी। कल की कक्षा में भी हम लोग चौथे भाव से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के बारे में पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे।